जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं। लगभग 50 घटनाएं हमने नोट की हैं जो पूरे एक साल की हैं, और ये ऐसी न्यूज़ेज हैं जो काफ़ी मतलब न्यूज़पेपर में और सारी जगह इनके बारे में डिटेल आया है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, सतत विकास रिपोर्ट 2025। देखिए, इस पूरी जो इंटरनेशनल आपका इवेंट मिलेगा, इसमें महत्वपूर्ण जो लगभग सूचकांक है जिनसे लगभग 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो वो सारे लगभग हमने पूरी करने की कोशिश की है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2025 आप सभी जानते हैं कि 2015 में जो सभी संयुक्त राष्ट्र के देश थे, उन्होंने सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा जो है वो अंगीकृत किया है। ठीक है, और उसमें 17 एसडीजी हैं। तो 17 एसडीजी कौन कौन से हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। यूपीपीसीएस में कई बार सीधे सीधे करके एसडीजी 9, एसडीजी 14, एसडीजी 17, एसडीजी 4 इस तरह से करके मैच करके प्रश्न पूछे गए, तो उनको अच्छी तरीके से समझिएगा आप। ठीक है, देखिए 24 जून 2025 को जो है यूएनएसडीएन के द्वारा, यूएनएसडीएसएन इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, ये 10th वर्जन था, यानी 10वां संस्करण था आप ये कह सकते हैं। और इसका जो शीर्षक था ये था फाइनेंसिंग। शीर्षक इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार शीर्षक भी इससे रिलेट करके पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2030। ठीक है, एंड मिड सेंचुरी इस तरह से करके पूरा, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें कुल मिला के 167 कंट्रीज को रैंक प्रदान किया गया है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि टॉप पर कौन है। तो अगर आप एक नंबर की बात करें, पहले नंबर पर कौन है, तो वो है फिनलैंड, इसका स्कोर है 87। और दूसरे नंबर पर है स्वीडन, और इसका जो स्कोर है 85.7। ऐसे ही टॉप 3 पर है डेनमार्क, तो डेनमार्क का जो स्कोर है वो 85.3 है। ठीक है, ये टॉप 3 हो गए। अगर इंडिया की बात करें कि भारत का स्कोर क्या रहा, तो भारत का जो स्कोर रहा है 2025 वाली रैंक में 99th पोजीशन पर है 167 देशों में। ठीक है, और स्कोर की बात करें इंडिया की तो वो है 67। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो ये 2025 का है। अगर ऐसे ही 2024 में देखें तो 2024 में जो रैंक थी 109वें पोजीशन पर भारत था, अभी वो 99वें पोजीशन पे आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे कवर हो गई। चलिए, इसके बाद जो दूसरी रैंक है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो है 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है, एक ईयर बुक के रूप में इसको जारी किया जाता है। और ये इसका 36वां मतलब वर्जन है, या 36 संस्करण के रूप में इसको जारी किया है। इसे जारी किसने किया है, तो इसे जारी किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी ने। ठीक है, और स्विट्जरलैंड स्थित जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र है यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर WCC द्वारा इसको संकलित किया गया है। इसमें 69 जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उनको एक हिसाब से ये बताया गया है कि कौन सी अच्छी है, कौन सी सबसे लोअर पोजीशन पे है। तो पहले नंबर पर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड टॉप पर है, स्कोर 100 है इसका पूरा। और दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, तीसरे नंबर पर हांगकांग है, लास्ट पोजीशन पे वेनेजुएला मिलेगा। अगर इंडिया की स्कोर की बात करें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा यही जाता है अधिकतर, तो इंडिया का जो स्कोर है 41 कितने में से 69 में से, और स्कोर है 64.2। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। देखिए, जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो क्या करता है कि देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनकी जो तत्परता है उसके आधार पर एक मूल्यांकन करता है। और इसमें लगभग कुल मिला के 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों को 3 जो डायमेंशन है उसके आधार पर किया गया। वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो भी आपको आना चाहिए। इक्वेलिटी सबसे पहला है, और दूसरा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा जो है वो है एनर्जी सिक्योरिटी। इन्हीं 3 बेसिस पे इसके मतलब जो सूचकांक है ये बनाया जाता है। और ये जो सूचकांक है ये फोरकास्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 के नामक रिपोर्ट से इसको जारी किया गया। इसका ये 15वां संस्करण है, ये जारी हुआ है। टॉप पोजीशन की बात करें तो पहले नंबर पर आपको मिलेगा स्वीडन, स्कोर 77.5, और दूसरे नंबर पर फिनलैंड डेनमार्क। वही ये मतलब स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क जो है ना, ये टॉप 3 पे लगभग अधिकतर जितनी भी रिपोर्ट है वहाँ पे होते ही होते हैं। अगर इंडिया की बात करें कि भारत की रैंकिंग क्या है,
तो 71वें स्थान पर है, कितने में से, 118 देशों में से। और स्कोर की बात करें इंडिया का, वो कितना है, तो स्कोर है 53.3। ठीक है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है। उसके बाद है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2025। तो इसको EIU के द्वारा जारी किया जाता है। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें विश्व के लगभग 173 देशों को शामिल किया गया है और सूचकांक में 173 शहरों को, मतलब 5 श्रेणी जो बनाई गई हैं उसके आधार पर देखा गया है कि जैसे जो 5 आयाम है या 5 इंडिकेटर हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला उसमें है स्टेबिलिटी, दूसरा है हेल्थ केयर, तीसरा है कल्चरल एंड एनवायरमेंटल, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है, चौथी चीज़ की बात की गई है एजुकेशन की, और जो पांचवी चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। इन बेसिस पे एक सूचकांक बनाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि दमिश्क जो है रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर किसको कहा गया है, दमिश्क कहा गया है। और बाकी टॉप पोजीशन की बात करें तो कोपेनहेगन ये कहाँ का है, तो ये डेनमार्क का शहर है, ठीक है, और इसका सूचकांक 98 है। ऐसे ही दूसरे नंबर पर वियना है, और वियना ऑस्ट्रिया के लिए सॉरी, और तीसरे नंबर पर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के लिए। ठीक है, तो ये टॉप 3 के इनके नाम आप याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद जो 5वां है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। तो इस रिपोर्ट को पहली बार 2006 में जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको 2006 में पहली बार जारी किया गया था। उद्देश्य इसका यही है कि विश्व में जो लैंगिक समानता है उसको प्राप्त करने की दिशा में जो प्रगति हुई है देशों की, उसको मापना इसका मेन जो एक हिसाब से उद्देश्य आप ये कह सकते हैं। तो WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये इसका 19वां संस्करण है। इसमें 148 जो अर्थव्यवस्थाओं की लैंगिक समानता की दिशा में मतलब जो मापन हुआ है वो हुआ है। इसमें से टॉप हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा आइसलैंड 1 नंबर पर है और स्कोर है 0.926। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा फिनलैंड, स्कोर यहाँ पे मिलेगा 0.879 और तीसरे नंबर पे मिलेगा आपको नॉर्वे और इसका स्कोर है 0.863। अगर लास्ट पोजीशन की यहाँ पे बात करें कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में लास्ट पोजीशन पर कौन है, तो लास्ट पोजीशन पर है पाकिस्तान। ठीक है, स्कोर है इसका 0.567। भारत की बात करें कि इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया जो है 131वें नंबर पर है, स्कोर है इसका 0.644। 2024 ये 2025 की रिपोर्ट, अगर 2024 की रिपोर्ट में भारत को देखें तो भारत 129वें पोजीशन पर था। चलिए, इसके बाद इसमें नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। ठीक है, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक स्थित थिंक टैंक है, उसका नाम है IEP। इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 2007 में फर्स्ट टाइम इसको मतलब एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी थे उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। बाकी 2008 से इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की स्थापना हुई और तब से लगातार इसको जारी किया जा रहा है। ये इसका 19वां संस्करण है और इसमें 163 जो देश हैं उनकी जो वैश्विक जनसंख्या है उसको लिया गया है पूरा, और ये बताया गया है कि पश्चिमी और मध्य यूरोप जो है विश्व का मोस्ट पीसफुल रीजन है। कौन है, पश्चिमी और मध्य यूरोप। और ऐसे ही मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो है वो लीस्ट पीसफुल रीजन है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर सबसे पीसफुल कंट्री की बात करें तो वो यहाँ पे दिया गया है इनके हिसाब से, वो है आइसलैंड, स्कोर इनका है 1.095। दूसरे नंबर पर आयरलैंड है और तीसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। इंडिया की अगर बात करें कि भारत का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे, तो भारत का जो स्कोर है वो 2.229 है और स्कोर है 115, रैंक 115 है। ठीक है, इसके बाद है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 2004 में पहली बार जारी किया गया था और तब से लेके मतलब प्रत्येक वर्ष जून माह में इसको जारी किया जाता है। ये इसका 22वां संस्करण है और मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपनी निर्माण पद्धति में मेनली ये देखा जाता है कि जो रोजगार योग्यता है और स्थिरता है, इन दोनों कारकों पर ये रिपोर्ट पूरा कंप्लीट करके अपनी रैंकिंग प्रोवाइड करती है। तो इसमें बताया गया कि कौन से कॉलेज टॉप पर हैं। तो पहले नंबर पर है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहाँ का है भाई, तो ये USA का है और इसको 100 स्कोर मिला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन का। ठीक है,
और इसको 99.4 स्कोर मिला। ऐसे करके अलग अलग जो स्कोर दिए गए हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत के कुल 54 संस्थानों को, जो 54 संस्थान हैं इनको लिया गया है, और इसमें जो टॉप पर है वो है IIT दिल्ली। ठीक है, अगर ओवरऑल रैंकिंग देखें IIT दिल्ली की, जो IIT दिल्ली की रैंकिंग है वो 123 है। अगर 2025 की, ये 2026 की है, 2025 में देखें IIT दिल्ली की रैंक क्या थी, तो उस समय 150 थी। और दूसरे नंबर पर IIT बॉम्बे है, तीसरे नंबर पर IIT मद्रास है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, भारत, USA, इजराइल, ईरान, ये 4 कंट्री आप जानते हैं जो इस समय का वैश्विक परिदृश्य है। जो प्रमुख ऑपरेशन है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और ऑपरेशन सिंधु। ये चारों कंट्री से रिलेटेड है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम चारों को देख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन। देखिए, इसमें इजराइल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले किए, जिसको क्या नाम दिया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इजराइल ने ईरान पर हमले किए और उस हमले को क्या नाम दिया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस थर्ड। तो जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड है, इसमें इसके तहत ये बताया गया कि जो जवाबी हमले ईरान के तरफ से शुरू हुए, ईरान के जो जवाबी हमले शुरू हुए वो हैं इजराइल के ऊपर, तो उसको नाम दिया गया कि ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। और जो एक तीसरा है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो जो यूएसए ने, इसमें यूएसए ने ईरान के जो मतलब परमाणु स्थल थे उस पर हमला किया था, ईरान के परमाणु स्थल पर हमला किया था, उसको नाम दिया था अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, और ऑपरेशन सिंधु जो है, इसमें भारत ने ईरान और इजराइल में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ईरान और इजराइल में जो भारतीय नागरिक थे, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए या लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन सिंधु भारत के। ठीक है, तो ये चारों ऑपरेशन क्लियर हो गए कि किसने किसने किस किस लिए चलाए थे। इसके बाद है भारत अध्यक्ष चुना गया। तो दो चीज़ों का अध्यक्ष चुना गया। सबसे पहले तो UNESOC मतलब भारत जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया, और दूसरा जो अध्यक्ष चुना गया वो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS का ये अध्यक्ष चुना गया। तो दोनों नाम याद रखिएगा, इतना काफी है। UNSC के नए अस्थायी जो सदस्य हैं, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है UNSC है, इसमें संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, आप ये जानते हैं। और इसका जो मुख्य काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 में से 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं, और उन्हीं 10 अस्थायी को हर 2 साल पे अलग अलग देशों को उनसे लिया जाता है। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो चीन, फ्रांस, रूस और UK है, और फिर USA है। ठीक है, इसके बाद इसमें है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 3 मई 2025 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को एक फ्रांसीसी NGO है, उसका नाम क्या है, RSF। इसको कहा जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्ट्स, कई बार तो यही पूछा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, विदाउट बॉर्डर्स। ये एक फ्रांसीसी NGO है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया, और इसका मुख्य विषय था साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। इस हिसाब से इसको जारी किया गया है। अब इसमें मेनली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है रैंकिंग की। रैंकिंग पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है नॉर्वे, स्कोर 92.31। दूसरे नंबर पर है एस्टोनिया, स्कोर अगर इसका आप देखें तो 89.46, और तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड। ठीक है, देखिए जो चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हैं तो बहुत कुछ इसमें, ऐसा नहीं कि मतलब इतने छोटे में। हाँ, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जो लास्ट ईयर जिनसे रिलेट करके प्रश्न पूछेंगे वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप सबसे लोएस्ट पोजीशन पे देखें तो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आपको मिलेगा इरिट्रिया। अगर इंडिया की बात करें कि भारत का क्या रैंकिंग रहा है इसमें, तो देखिए भारत का 32.96 स्कोर रहा, और इसके हिसाब से 151वां रैंक भारत को मिला। ठीक है, 2025 में। अगर 2024 में, कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए कि 2024-25 दोनों पूछे गए, तो 2024 में कितना रैंक था, 159वें पोजीशन पर भारत था। इसके बाद विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024।
देखिए स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसको कि हम कहते हैं सीपरी, SIPRI, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया कि मतलब ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 क्या क्या रहा भाई, इसको देख लेते हैं एक बार। महत्वपूर्ण डेटा है। इसमें इन्होंने कहा है कि 2024 में विश्व में जो सैन्य खर्च रहा वो 2718 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया, जो कि 2023 की अपेक्षा 9.4% क्या था, अधिक था। ठीक है। और इसमें एक ये भी कहा गया कि जो सैन्य खर्च 2015 और 2024 के बीच में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 37% की बढ़ोतरी हो गई। और अगर आप एक आंकड़ा और देखें कि विश्व का जो सकल GDP है, यानी विश्व के GDP में जो सैन्य व्यय का हिस्सा है वो 2024 में बढ़ के इतना होगा 2.5%। और अगर भारत का आप देखें कि सैन्य खर्च में जो GDP का प्रतिशत है भारत का, वो कितना है, वो 2.3% है। दोनों डेटा में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें यह कहा गया कि 5 जो हैं सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश, सबसे बड़े खर्च करने वाले सैन्य देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला USA है, आप जानते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर रशिया है, और चौथे नंबर पर जर्मनी है, और 5वें नंबर पर इंडिया। भारत 5वें नंबर पर आता है, याद रखिएगा। और इसमें यह कहा गया है कि मतलब टोटल अगर इन सभी का मिला लिया जाए, इन 5 देशों का, तो कितना परसेंट पूरे वर्ल्ड का वो कवर कर रहे हैं, तो 60% अकेले ये 5 देश कर रहे हैं, बाकी 40% में और जो बचे कुछ देश हैं वो करते हैं। इनके अनुसार भारत का जो सैन्य खर्च है वो कितना रहा, वो 86.1 बिलियन डॉलर के आसपास रहा, यानी चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। अगर आप टेबल में देखें तो सबसे पहले आपको USA मिलेगा, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर रशिया, चौथे नंबर पर जर्मनी, और अगर 5वें नंबर पर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भारत को समझ लेते हैं। $86.1 सैन्य खर्च जो है, और GDP का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 2.3% होगा, और अगर वैश्विक हिस्सेदारी देखी जाए तो 3.2%। ठीक है, तो ये एक डेटा याद रखिएगा, आंकड़ा अच्छा है। इसके बाद टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, तो इसमें भारत के कुल 107 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। अगर आप 107 नंबर के हिसाब से देखें तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। टॉप पर कौन है भाई, तो वो जापान है, याद रखिएगा, चाइना नहीं है यहाँ पे। एक नंबर पर जो सिंधुआ यूनिवर्सिटी है, सिंधुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये एक पहले पोजीशन पे 93 स्कोर है इसका, और दूसरे नंबर पर पेकिंग यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर सिंगापुर का एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। अगर भारत की स्थिति यहाँ पर देखें कि इंडिया की स्थिति क्या है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान ये जो है टॉप पर है, और इसकी रैंक है 38वीं, स्कोर है 65.2। इसके बाद फिर अन्ना यूनिवर्सिटी है, फिर IIT इंदौर का है, फिर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टम केरल का, इस तरह से अलग अलग है। देखिए IISc जो बेंगलुरु है वो 38वें स्थान पर भारत में सर्वोच्च रैंक पर रहा है ना, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, और शीर्षक इसका रहा कि सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति। ठीक है, तो ये इसका जो शीर्षक रहा, इस हिसाब से इसको जारी किया गया। और इसमें ये मतलब बताया गया है कि लगभग 69 करोड़ लोग जो हैं वो अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। 69 करोड़ लोग जो हैं अत्यधिक गरीबी में हैं, या और इसमें यह बताया गया कि प्रतिदिन $2.15 से भी कम पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि लगभग 60 करोड़ लोग इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं कि उनकी नौकरी जा सकती है, और मतलब उनको नौकरी नहीं भी मिल सकती है, ये बताया गया है। और 2022 के हिसाब से एक रिपोर्ट इसी में कहा गया है कि 29 देश ऐसे हैं जिसमें 1% की आबादी के पास कुल 20% आय का हिस्सा है, और उन 29 देशों में भारत का भी नाम शामिल है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 1% जो आबादी है उनके पास टोटल 20% जो मतलब आय का हिस्सा है वो उनके पास है, और भारत इसमें शामिल है, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। ठीक है, देखिए वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद लंदन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और इसमें यह बताया गया कि विश्व भर में रिकॉर्ड 117 यानी 117 गीगावाट जो नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। और 2000 ये आंकड़ा नोट ही कर लीजिए,
117 गीगावाट की ये, और 2023 के अगर हिसाब से कंपेयर करेंगे तो उसमें था 116.6 गीगावाट। तो अगर बढ़ोतरी देखें तो अब थोड़ा बहुत तो इसमें बढ़ा ही है, 116.6 से बढ़ के 117 हो गया है ना, तो थोड़ा सा ये अधिक है। अगर कुल स्थापित क्षमता के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा आपको चीन में मिलेगा। चाइना के पास जो कुल स्थापित क्षमता है ये इतना है, और दुनिया का लगभग ये 46% पवन ऊर्जा की क्षमता इन्हीं के पास अकेले है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यूएसए आता है, और तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है, चौथे नंबर पर भारत आता है। ठीक है, तो वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट में फोर्थ जो पोजीशन है वो भारत की है। इसमें ये कहा गया है कि जो क्षमता है वो 51.06 गीगावाट पहुंच गई है भारत की, और चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा वाला देश बन गया है। अगर भारत में स्टेट्स को देखें तो गुजरात है और कर्नाटक है, ठीक है, तमिलनाडु है, इन सब स्टेट्स में काफ़ी मतलब पवन ऊर्जा के बारे में काम किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के और उससे संबंध एक कंपनी है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा इसको 2012 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, और ये इसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। इसमें मतलब ये 13वां इसका संस्करण, और ये बताया गया कि इस सूचकांक में 55 जो इकोनॉमिक्स हैं उनको शामिल किया गया, और उनमें देखा गया है कि कौन का जीडीपी क्या क्या किस तरह से है। तो इसकी जो रैंकिंग है वो सबसे पहले एक नंबर पर यूएसए है, 95.17% जो स्कोर है, और दूसरे नंबर पर यूके है, और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। ठीक है, अगर आप इसमें भारत की स्थिति देखें तो इंडिया की जो स्थिति है वो 55 देशों की सूची में भारत कितने नंबर पर? 43वें नंबर पर है, स्कोर है 36.45%। अगर पिछले वर्ष देखें 2024 में तो भारत की स्थिति 42वें नंबर पर थी। ठीक है, देखिए एशिया में 15 देशों की सूची में भारत कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पर है। इसके बाद है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसमें प्रत्येक देश का जो स्कोर है, जो स्कोर बनाया जा रहा है इसमें, वो 4 बेसिस पे किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कहा गया कि एक वर्ष में कुल आतंकवादी घटनाओं की संख्या देखी जाती है, और एक ही वर्ष में आतंकवादियों द्वारा की गई कुल जो मृत्यु की संख्या वो देखी जाती है, आतंकवादियों द्वारा किए गए कुल घायलों की संख्या, और आतंकवादियों द्वारा बनाए गए कुल बंधक, ये पूरे एक वर्ष का डेटा लिया जाता है। उसके बाद आईईपी यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये उसका 12वां संस्करण है। 163 देशों का इसमें अध्ययन किया गया है, और ये कहा गया है कि लगातार 10वें वर्ष भी जो इस्लामिक स्टेट है, विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया है। किसको? इस्लामिक स्टेट को। और एक क्षेत्र है साहेल क्षेत्र, तो इसको ये बताएगा कि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आतंकवाद से ये प्रभावित रहा है। टॉप नंबर पर देखें कि सबसे ज़्यादा जो आतंक से प्रभावित देश रहा वो कौन रहा? तो वो रहा बुर्किना फासो। ठीक है, 8.581। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है यहाँ पे। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत का जो स्कोर इसमें रहा है वो है 6.411 स्कोर के साथ 14वें नंबर पर भारत है। 2024 में भारत की जो रैंकिंग रही वो भी 14वें स्थान पर ही रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो है उच्च आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल किया गया है, जो आतंकवाद सूचकांक 2025 है इसके हिसाब से। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025, तो ऑक्सफोर्ड विद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा और गैलप संयुक्त राष्ट्र जो पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, ये दोनों के मिलके मतलब ये जारी करते हैं। 147 देशों का इसमें जो अध्ययन किया गया उसके बाद ये रिपोर्ट निकाली गई है। और विश्व के सबसे जो शीर्ष देश हैं, सबसे मतलब प्रसन्न देश कौन से हैं? तो वो है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, और तीसरे नंबर पर है आइसलैंड। ठीक है, अगर आप फिनलैंड का स्कोर देखें तो 7.736 के आसपास मिलेगा। और रैंकिंग में अगर आप देखें कि दान देने में सबसे शीर्ष कौन है, तो दान देने में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, ये सबसे टॉप पर है इंडोनेशिया दान देने के मामले में। और सबसे अच्छा, सबसे आप कह सकते हैं कि संभव जीवन, तो वो कहाँ पे? तो वो फिनलैंड शीर्ष पे है, आपने रिपोर्ट में भी देखा है। अगर इंडिया की बात करें यहाँ पे तो भारत जो है इस रैंकिंग में 118वें स्थान पर है। और 2024 की बात करें कि 2024 में किस, तो 126वें स्थान पर था। भारत की अगर और बात करें कि दान देने के मामले में भारत 57वें स्थान पर है, समाज सेवा में 10वें, और अजनबियों की सहायता के मामले में भारत 74वें स्थान पर है। ठीक है, एक और होता है इसी में कि विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन, ये तो रिपोर्ट थी, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। ठीक है,
तो ये मनाया गया मियामी फ्लोरिडा में, मियामी फ्लोरिडा में, या यूएसए आप डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था, यानी जो पहली बार जारी किया गया था, वो 2011 में इसको जारी किया गया था। और इसमें मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं उनके ऊपर ये प्रकाश डालती है। इसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा की बात की जाती है, नियोक्ता प्रतिष्ठा की बात की जाती है, और जो शिक्षक अनुसंधान है उनको सबको शामिल किया जाता है। कला और मानविकी श्रेणी में जो शीर्ष संस्थान है उस किसको कहा गया, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कहा गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय को ये बताया गया है कि कला और मानविकी में शीर्ष है ये, ठीक है। अगर भारत को देखें तो भारत का जो शीर्ष संस्थान है वो कौन है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर है, 160वां स्थान इसमें मिला है दिल्ली विश्वविद्यालय को। अगर इंजीनियरिंग श्रेणी में देखें तो ये तो मतलब यूनिवर्सिटी श्रेणी में हुआ, इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी दिल्ली है, 26 पोजीशन पर है ये किया गया, ठीक है। तो ये सारी इस तरह से रैंकिंग है। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा। विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा, WWAP, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को यूएन ने हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, किसने, यूएन के द्वारा ये घोषित हुआ, याद रखिएगा। इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो हिंदू कुश काराकोरम हिमालय का क्षेत्र है, जिसको कि तीसरा ध्रुव कहा जाता है, उसमें भी हिमनद की जो मतलब संख्या है, या आप प्रतिशतता कहें तो उसमें लगभग 50% की बढ़ोतरी, वो क्या कहते हैं, घटा है वो। और अगर विश्व में देखें कि एग्रीकल्चर जो है वो लगभग 72% जल का उपयोग केवल कृषि करती है। औद्योगिक परिदृश्य को देखें तो औद्योगिक परिदृश्य में 15% जल का उपयोग होता है, और घरेलू जो एक परिदृश्य है वहाँ पे 13% जल का उपयोग होता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, याद रखिएगा। इसके बाद लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी 2024, यानी बाल मृत्यु दर में जो स्तर और रुझान वो क्या क्या है। तो देखिए 2000 से लेकर के अब तक वैश्विक स्तर पर जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर में कितने परसेंट की गिरावट आई है, तो वो 52% की गिरावट आई है, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मतलब जो 2000 से लेकर 2023 के बीच में सारा जो डेटा है वो बताया गया है कि 2000 से लेकर के और 2023 तक के जो आंकड़े हैं उनको काउंट किया गया है। तो इसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह के द्वारा, UNIGME के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो 2000 से लेकर 2023 के वर्ष के बीच में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, या आप कह सकते हैं अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट, इसको लिखा जाता है इस तरह से U5MR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें 52% की कमी आई है। और 2000 में जो U5MR था वो लगभग 76 प्रति 1000 जीवित जन्म था, लेकिन जो 2023 में घट के कितना हो गया, 2023 में ये घट के हो गया 37 प्रति 1000, यानी 1000 में 37, और ये 2000 में कितना था, तो ये 2000 में था 76 प्रति 1000, ठीक है। और 2000 से लेकर 2023 के बीच में अगर भारत को देखें, इंडिया का जो डेटा है, तो इसमें 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के जो मतलब मृत्यु है उसमें 70% की गिरावट आई है, ठीक है। और जो भारत में नवजात मृत्यु दर में 61% की गिरावट आई है, ठीक है। और भारत की जो मतलब मृत जन्म दर है वो उसमें 60% की गिरावट आई है। तो ये सब मतलब जितना भी है वो सारी गिरावट ही आई है। तो इसको कुछ पर्टिकुलर डेटा इसमें याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024, सीप्री, अगेन इसमें उसके द्वारा ये सब एक रिपोर्ट जारी की जाती है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2024, और जो पहले अभी हमने डिस्कस किया वो भी सीप्री के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि जो शीर्ष 5 निर्यातक और आयातक, निर्यातक देश और उसके बाद आयातक देश, मतलब जो कौन से सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा कौन आयात कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा निर्यात की बात करें तो USA है, दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा फ्रांस, तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा रशिया, और 4 नंबर पर मिलेगा आपको चाइना, और 5 नंबर पर जर्मनी,
ठीक है, ये 2, 3, 4, 5। यूएसए का सबसे ज़्यादा परसेंटेज 43% के आसपास टोटल, जो अगर ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो यही कवर कर रहा है उसको। अगर 5 आयातक देश देखें तो सबसे ज़्यादा इस बार अभी ये डेटा चेंज हो गया तो यूक्रेन का नाम आ गया है, यूक्रेन 8.8%। और दूसरे नंबर पर इंडिया ही है, भारत 8.3%। उसके बाद कतर है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान, ये लोग सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखिए यूक्रेन में जो शस्त्र आयात हैं उनमें कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो 9627% की वृद्धि हुई। क्यों हुई वो आप सभी लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। तो वाशिंगटन डीसी में जो अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक है उसका नाम है द हेरिटेज फाउंड। द हेरिटेज फाउंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है, द हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। 31वां ये इसका संस्करण है। और सिंगापुर को सबसे मतलब स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। किसको? सिंगापुर को सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। अगर भारत को देखें आप तो भारत का जो स्थान 2024 में है वो 126वां है। 2024 में स्थान 126वां है और 2025 में जो भारत का स्थान है वो 128वां है। स्कोर अगर आप देखें तो 53 है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ें यही है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये सब देखा जाता है कि सत्ता, रिश्वत और गुप्त सौदों को रोकने के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए इसमें लगभग 100 से अधिक देशों के बारे में देखा गया है। और ये इसका लगभग 13th यानी 30वां संस्करण है। 1 नंबर पे आपको मिलेगा डेनमार्क, ठीक है, रैंक 1 है इसकी, स्कोर 90 है। और दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, ठीक है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान है 2024 में भारत का स्थान कितना है, ये 38 अंकों के साथ 96वें रैंक पर है। 2024 की रैंक है भैया, ये 25 की नहीं है, ठीक है। और अगर इसी के करस्पॉन्डिंग 2023 में देखें तो ये 93वें पोजीशन पर था। तो 96 अभी हो गया, 93 पहले था। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, तो 2006 से पर ईयर इसको जारी किया जा रहा, 2006 से। और जर्मन वॉच के द्वारा इसको किया जाता है। और इसमें मतलब वही सारी चीज़ें बताई गई कि 1993 से लेकर 2022 तक का डेटा काउंट किया गया है, 2022 तक का। और इसमें ये कहा गया है कि जो मतलब घटनाएं हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा घटनाएं तूफानों से हो रही हैं, उसके बाद हीट वेव से हो रही है, उसके बाद बाढ़ से हो रही है। मतलब सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान भी जो हो रहा है वो तूफानों से हो रहा है, लगभग 56% के आसपास। सबसे प्रभावित अगर देश देखें कौन सा है तो वो है पाकिस्तान, ठीक है, 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर फिर बेलीज, तीसरे नंबर पर इटली। अगर भारत की बात करें, इंडिया जो है वो 30 वर्षीय अवधि में मौसम घटनाओं में 6ठे नंबर पर रहा है। इसके बाद है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, तो EIU आप समझ रहे होंगे, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें जो टॉप रैंक है वो है नॉर्वे की, स्कोर 9.81। दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, ठीक है। तीसरे नंबर पर स्वीडन है। भारत को अगर देखें कि इंडिया की क्या है इसमें ये सब जो स्थिति है, तो भारत की जो स्कोर है वो 7.29 है और रैंक है 41, ठीक है। इसमें भारत को किस श्रेणी में रखा गया, तो वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। 7.85 स्कोर के साथ अमेरिका को भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में ही रखा गया है। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य बना, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक ग्लोबल साउथ की स्थिति है वहाँ के लिए एक डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन फोरम है ब्रिक्स, ठीक है, BRICS। अगर प्रेजेंटली देखें तो आपको 11 मेंबर मिलेंगे ब्रिक्स के, और जो मूल सदस्य इसके यानी जो ओरिजिनल मेंबर हैं वो केवल 5 हैं। उनका नाम आपको पता होना चाहिए, वो हैं ब्राज़ील और चाइना, इंडिया और रशिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 ओरिजिनल है, बाकी बाद में 6 नए जोड़े। वो कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो मिस्र है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। जो ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया का देश कौन है, तो वो यही इंडोनेशिया ही है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र है ये। और 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की, तो वो ब्राज़ील ने की। ब्राज़ील ने अध्यक्षता की है 2025 में। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025, ठीक है। 1996 से इसको लॉन्च किया जा रहा है और पर 2 ईयर पे इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड,
इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो WMF यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के द्वारा विश्व निगरानी सूचकांक विश्व स्मारक निगरानी 2025 जारी किया जाता है। और इस सूची में कुछ 25 स्थलों को शामिल किया गया है। उसी में यह बताया गया है कि मतलब ये कैसे इसकी निगरानी की जाए और सारी चीज़ें, जागरूकता फैलाना और क्या। और ये पहला अवसर है 2025 का जब विश्व स्मारक निगरानी सूची में चंद्रमा के भी एक स्पॉट को लिया गया है, वहाँ के भी एक स्थल को शामिल किया गया है। और उस स्थल का नाम क्या है? तो उसका स्थल का नाम है ट्रैंक्विलिटी बेस, आप ऐसा कह सकते हैं। ये कहाँ का है? ये यूएसए का है। ठीक है, तो वहाँ का भी ये बेस शामिल किया गया है। और भारत के 2 नए स्थल को इसमें शामिल किया गया है। तो इंडिया के 2 स्थल आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो है वो है भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली, और जो दूसरी है वो है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक जो इमारत है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। तो डोनाल्ड ट्रंप को 2024 कर दिया गया है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। खैर नाम तो सभी को याद ही रहता है डोनाल्ड ट्रंप का। इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का बताया गया है। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट इसी में और नोट कर लीजिए कि जो वर्ड ऑफ द ईयर होता है 2024 का, वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का, तो इसमें सबसे पहला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा ये जो शब्द है उसका नाम है ब्रेन रॉट। इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और दूसरा जो एक है वो है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी। इसके द्वारा जो शब्द लिया गया है उसका नाम है पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर बताया गया है। तीसरे नंबर पर है कॉलिंस। इनमें से एक बार मतलब पूछा गया प्रश्न, इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसको। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा जो शब्द लिया गया है वो है ब्रैट। और जो चौथा है वो है कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इसके द्वारा जो शब्द दिया गया है वो दिया गया मैनिफेस्ट। ठीक है, तो ये जो चारों वर्ड ऑफ द ईयर हैं किसके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा ब्रेन रॉट, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा पोलराइजेशन, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा ब्रैट और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मैनिफेस्ट। ये 4 याद रखिएगा। और बाकी पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप है। किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो वो टाइम्स के द्वारा दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच के द्वारा और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इन सभी को द्वारा मिलकर इसको जारी किया जाता है। 20वां ये इसका संस्करण है। और इसमें ये बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन है? CO2 उत्सर्जक देश विश्व का सबसे बड़ा कौन है? वो है चीन। एक बार प्रश्न सीधा पूछा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो 55वें स्थान पर है। ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन सा है? तो ये तो एक नंबर पे हो गया। दूसरा जो CO2 उत्सर्जक देश है वो है USA। ठीक है, और वो 57वें स्थान पर इस रैंकिंग में है। इसमें अगर टॉप रैंकिंग देख लें हम तो एक नंबर पर आपको मिलेगा डेनमार्क, और दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा नीदरलैंड। ठीक है, और भारत की जो पोजीशन है वो है 10। इंडिया यहाँ पे 10वें नंबर पर है, स्कोर 67.99 के साथ। तो ये याद रखिएगा। 2023 की अगर रिपोर्ट देखें भारत की तो वहाँ पे 8वें स्थान पर था 2023 में, ये 8th पोजीशन पर था। ठीक है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, तो ये जो है ब्रिटिश कंपनी QS के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और 11 संकेतक होते हैं, उसके हिसाब से ये सब चीज़ चलती हैं। 17वां इसका संस्करण है। और इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के ही हैं, 162 जो हैं। एक नंबर पर जो है वो पीकिंग यूनिवर्सिटी है जो कि चीन की है, समग्र स्कोर 100 के साथ। अगर भारत की बात करें यहाँ पे, इंडिया की क्या है, तो भारत का जो रैंक है, भारतीय रैंक 1 होगा। और जो ओवरऑल रैंक है, एशियाई रैंक वो 24 है। ठीक है, सॉरी 44 है। और यहाँ पे IIT जो दिल्ली का है उसको टॉप मिला है 75.4। ठीक है, देखिए ये रैंक है ना, ये भारत की रैंक है। एक नंबर पे हो गया भारत IIT दिल्ली में। अगर टोटल अगर एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो एशिया की अगर टोटल ओवरऑल रैंकिंग देखें तो वहाँ पे 44वें नंबर पर IIT दिल्ली है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2025, तो इसमें सबसे जो शीर्ष पर है वो USA है। ठीक है, GDP में लगभग $3.5 ट्रिलियन है यहाँ का। और दूसरे नंबर पर
चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, ठीक है, और चौथे नंबर पर क्या है, चौथे नंबर पर भारत, याद रखिएगा, ठीक है। 4.19 ट्रिलियन जीडीपी है यूएसडी उसमें, ठीक है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, 142 देशों को इसमें शामिल किया गया है और इस हिसाब से बताया गया है कि इंडोनेशिया जो है ये सबसे मतलब उदार देश है। सर्वाधिक उदार देश कौन है, इंडोनेशिया है, 74 इसका स्कोर है। अगर आप भारत को देखें कि इंडिया की रैंकिंग क्या है यहाँ पे, तो इंडिया की रैंकिंग 26वीं है। रूल ऑफ इंडेक्स 2024, तो जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 है, इसमें एक नंबर पर तो है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो 2024 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो 79वां स्थान प्राप्त हुआ है। नोबेल प्राइज 2024, तो इसमें अलग अलग नोबेल प्राइज दिए गए। सबसे पहले तो अर्थशास्त्र में, मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें, आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और ये 2024 का है डेटा, 2024 का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में मिला है। तो इसमें जो सबसे पहले मिला है वो डैरन एस मोगलू को मिला है, दूसरे नंबर पर साइमन जॉनसन को मिला, तीसरे नंबर पर जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। ये है नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो शांति पुरस्कार जो मिला है वो मिला है एक निहोन हिंडकेओ सॉरी, ये एक जापानी संगठन है, वहां को दिया गया है। साहित्य में नोबेल जो दिया गया है वो हान कॉन को दिया गया, जो कि साउथ कोरिया के लेखक है और पहली मतलब साउथ कोरियाई लेखक हैं ये। इसके बाद जो है वो रसायन क्षेत्र, वैसे हमने एक नोबेल प्राइज पूरा कंप्लीट वीडियो भी करके रखा है, आप चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो, तो नोबेल प्राइज 2024 किसको किसको मिला और डिटेल में सारी चीज़ें आप वहाँ पे उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। केमिस्ट्री में तो देखें तो डेविड बेकर है, डेमिस हैसाबिस है और जॉन एम जम्पर है। अगर फिजिक्स की बात करें तो दो लोगों को मिला है, जॉन जे हॉपफील्ड और जोफ्री ई हिंटन को मिला है। ऐसे ही अगर चिकित्सा में देखें तो दो लोगों को मिला है, वेक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुक्कून को मिला है, अमेरिका के दोनों लोग हैं, ये मिला। तो आप वो सेशन देख लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरीके से। वैसे ये एक बार ये सेशन सुन लेंगे 2 बार 3 बार तो नाम वैसे भी थोड़ा माइंड में रहेगा, ठीक है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025, तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इसको वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और ये इसका 21वां संस्करण है और इसमें अलग अलग सब बताया गया है कि कौन से टॉप पर हैं। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो यूके की टॉप पर है और इसको लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान मिला है। अगर रैंक समूह देखें भारत के लिए तो 201 से लेकर 250 रैंक समूह में IISc जो बेंगलुरु का है वहाँ पे मतलब टॉप पर रहा भारत का, उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी और इस तरह से। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 देखें तो ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल इसके द्वारा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और HRDO यानी मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय, तीनों लोगों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है इसको। और ये बताया गया है कि मतलब इसमें कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बहुत जो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल गरीबी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें कही गई हैं। अगर इसका केंद्रीय विषय देखें तो वो है संघर्ष के मध्य गरीबी, इसका सब्जेक्ट है या थीम है आप कह सकते हैं, ठीक है। संघर्ष के मध्य गरीबी इसकी थीम है और इसमें बताया गया है कि इसमें 6.3 बिलियन लोगों में से 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 जो बिलियन लोग हैं वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। एक्यूट मल्टी AMP यानी एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 देखिए, इसको जारी किया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा, ठीक है, वीपो के द्वारा इसको जारी किया गया है और ये इसका 17वां वर्जन है और इसमें टॉप नंबर पर है स्विट्जरलैंड, ये टॉप पर है 67.5 के स्कोर के साथ, दूसरे नंबर पर है स्वीडन और तीसरे नंबर पर है अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे अगर इंडिया की स्थिति देखें तो 2024 में 39th पोजीशन पर है 38.3 स्कोर के साथ। अगर 2023 में यहाँ पे देखें तो 2023 में 40वें नंबर। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये इसका 11वां संस्करण है, 11th वर्जन है इसका और टॉप जो कंट्री है फिर वही स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्कोर 100 है, दूसरे नंबर पर है सिंगापुर, ठीक है, तीसरे नंबर पर लग्जमबर्ग। भारत की अगर बात करें यहाँ पे कि इंडिया की क्या है
तो भारत का जो 67 देशों की सूची में स्थान है वो है 58वां, 58 पोजीशन पर है, स्कोर है 40.47। 2023 में 56वें रैंक पे था भारत, 56 पोजीशन पे था। ठीक है, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र रहा, उसमें भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया और भारत ने इसकी मेजबानी की। ठीक है, यानी विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेजबानी की और ये 46वां आप कह सकते हैं 46वां ये सत्र था। और इसमें उद्घाटन समारोह में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने विकास भी विरासत भी विषय पर प्रकाश डाला, जो इसमें उन्होंने अपना भाषण दिया उससे। और जो यूनेस्को की महानिदेशक आंड्रे अजोले, इन्होंने भी वहाँ पे भाग लिया। तो विश्व धरोहर समिति में कुछ 46वें सत्र में कुल मिला के 24 नए स्थलों को विश्व भर में शामिल किया गया है। और इन 24 नए स्थलों में 19 जो हैं वो कल्चरल हैं, और 4 जो हैं वो नेचुरल हैं और 1 जो है वो मिक्स्ड है। ठीक है, 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़ के कितनी हो गई, तो 1223 हो गई। और इसके 46वें सत्र में असम में एक वो है जिसका नाम है मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। ठीक है, टीला दफन प्रणाली इसको शामिल किया गया है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया है। और असम का ये तीसरा थर्ड प्लेस है। इससे पहले असम के 2 प्लेस रह चुके हैं, एक तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, वो आपको याद होगा। और जो कांजीरंगा मानस है ये दोनों नेचुरल कैटेगरी में है, और जो मोइदम्स है ये किसमें, ये कल्चरल कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2024। तो मर्सर CFF इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक जो है इसको जारी किया गया, 16वां ये इसका संस्करण है। 1 नंबर पर है नीदरलैंड्स और 2 नंबर पर है आइसलैंड। ठीक है, और अगर इंडिया की आप बात करें यहाँ पे, तो भारत का जो है वो 48वां स्थान रहा, स्कोर रहा 44। वैश्विक भूख सूचकांक 2024, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इससे जो कि वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी की गणना की जाती है इसमें, और इसको जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 19वां ये इसका संस्करण है, और इसकी रिपोर्ट जो थी लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु प्रतिरोधक क्षमता और भुखमरी को बढ़ावा दे सकता है, इसके हिसाब से। अगर इसमें हम डायरेक्ट भारत की स्थिति देखें तो 2024 में भारत की जो रैंक रही वो 105 रही, याद रखिएगा बिल्कुल। स्कोर रहा 27.3। ठीक है, और जो कि भुखमरी की गंभीर जो स्थिति है इसको दर्शाता है भारत में। ये रैंक आप याद रखिएगा 105। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025, तो ये हुआ कनाडा की अध्यक्षता में, ये हुआ कनाडा में, कनाडा की अध्यक्षता में हुआ। और जो कनाडा के प्रधानमंत्री अभी चुने गए मार्क कार्नी, उनके द्वारा अब जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया भी गया, वो सब आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं इसमें कि कहाँ पे हुआ, अक्सर अधिकतर यही पूछा जाता है कि। और जो भारत के अलावा इसमें 6 और भी देशों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन है। और इसी में जो एक चार्टर अपनाया गया उसका नाम है कैनानेस्किस चार्टर, ये भी अपनाया गया इस जो G7 के शिखर सम्मेलन में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर जो सम्मेलन 2025 हुआ, तो ये हुआ नीस फ्रांस में हुआ ये। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है ये फ्रांस और कोस्टारिका के संयुक्त रूप से आयोजित किया, फ्रांस और कोस्टारिका के द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया, याद रखिएगा। और SDG 14 आप जानते हैं, SDG 14 क्या है कि जल के नीचे जीवन जो है इससे रिलेट करता है। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की पहली बैठक, तो इसकी जो पहली बैठक वो हुई नई दिल्ली भारत में इसकी पहली बैठक हुई। और इसमें जो 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि आए थे, भूटान, कंबोडिया, स्लोवेनिया, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम और सोमालिया, कजाकिस्तान, ये सारे। और इसका जो मुख्यालय है वो भी भारत में ही है, ये भी आप याद रखिएगा।
IBCA का मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। देखिए बिग कैट का मतलब होता है जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सारे को हम कहते हैं बिग कैट। एशियाई उत्पादकता संगठन APO की 67th जो प्रबंध निकाय की बैठक है उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है कि ये बैठक हुई जकार्ता इंडोनेशिया में। जकार्ता इंडोनेशिया में इनकी बैठक हुई। APO के बारे में अगर आप समझना चाहें तो ये मेनली इनका काम आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देना। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 21 जो है उसके सदस्य देश हैं। 46वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 ये हुआ कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ है? ये मलेशिया में है। ठीक है, और इसका विषय था समावेशीपन और स्थिरता। ठीक है, ये इसका विषय आसियान शिखर सम्मेलन का था। इसमें मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे अनवर इब्राहिम, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अगर आप आसियान के बारे में थोड़ा डिटेल देखें तो ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। कौन कौन से 10 हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड है, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, म्यांमार और लाओ पीडीआर है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। थोड़ा स्टैटिक भी जानते रहिए, क्या पता प्रश्न घुमा दिया जाए इधर उधर। इसके बाद 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, तो ये हुआ रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में। ठीक है, और ये 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 अध्यक्षता उन्होंने की कि लुइस यासिनो लूला डी सिल्वा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, इनका नाम आप जानते हैं। ठीक है, और इसका जो स्लोगन था वो था एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, इसका वो था। अगर आप G20 शिखर सम्मेलन के बारे में और देखना चाहें तो 1 दिसंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका ने जो है G20 की अध्यक्षता की थी और भारत और ब्राजील के बाद लगातार ये तीसरा अवसर है जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बना है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है। COP29 2024 बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान। आप हमें कमेंट करके बताइएगा बाकू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया और ये इसका 29वां सत्र था, इसीलिए इसको COP29 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुख्तार वायबे, इन्होंने COP29 की अध्यक्षता इनको सौंपी गई थी और COP29 में अजरबैजान की अध्यक्षता में बाकू जो है फाइनेंस गोल, इंपॉर्टेंट है, बाकू फाइनेंस गोल, ठीक है, इसकी घोषणा की गई। और COP30 का आयोजन कहाँ होगा? वो 2025 में ब्राजील में प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहिए, वो ब्राजील में प्रस्तावित है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, तो ये हुआ कजान रूस में। कजान रूस में ये हुआ। ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था और इसका जो विषय था वो न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। रूस की अध्यक्षता में ही ये आयोजित हुआ, रूसी अध्यक्षता इसका। और 1 जनवरी 2024 के ब्रिक्स समूह में 4 नए सदस्य देश जुड़े, मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE, ये जोड़े गए। अगर आप ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और देखें कि 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील द्वारा ही की जाएगी और 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा। ठीक है, ये 16वां है। ये कहाँ हुआ? रूस में हुआ है। अभी जो होगा इसके बाद वो कहाँ होगा? वो ब्राजील में होगा। देखिए ब्रिक्स क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्तमान में इसके जो पूर्ण सदस्य के रूप में कुल 11 देश हैं। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 50 न्यूज़ थी इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, वो हमने सारी यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो सारी डिस्कस की, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं यहाँ पे, हम देख लेते हैं, इनको हमने नोट करके रखा है। तो इसमें ली जे म्यूंग, ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के ये नए PM हैं। करोल नवरोकी, पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। फ्रेडरिक मेर्ज, ये जर्मनी के नए चांसलर हैं। मार्क कार्नी, कनाडा के नए PM हैं। और कीर स्टारमर, ये UK के नए PM हैं। और मसूद पेजस्कियन, ये ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। भारत के PM को साइप्रस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, ये 3rd, ये उनको मिला है। और भारत के PM को पराग्वे की यात्रा रही। इसमें ISA के जो 100वें सदस्य के रूप में पराग्वे शामिल हुआ। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप जानते हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। तो इसके 100वें सदस्य के रूप में कौन आया? पराग्वे है, ये इंपॉर्टेंट है।
और भारत के जो पीएम हैं उनको श्रीलंका मित्र विभूषण, ये श्रीलंका से सम्मान मिला है। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नाइजीरिया का जो राष्ट्रीय अवार्ड है वो भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और रूस का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू ऑफ अपोस्टल, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम उसमें। तो ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का ही हमने कंप्लीट सेशन लिया। इसके पहले हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम किया था, इसके बाद हम जो आर्थिक होगा या फिर यूपी स्पेशल से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर वो सारे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी दूसरों को शेयर करिए।